नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर विज्ञान की क्लास में। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस रेखा का क्या अर्थ है। इसके उतार चढ़ाव हमारे जीवन में विभिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं। इसी के साथ बच्चों, हम पृथ्वी की बात करें तो अनादिकाल से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों घटनाओं में क्या समानता है? इन दोनों घटनाओं में समानता है इनकी गति यानी मोशन। बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि ये सारी चीजें यदि गति में ना हो तो क्या होगा? इसके परिणाम के विषय में हम सोच भी नहीं सकते। जब हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें उसे भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। तो बच्चों, आपने जाना कि हमारे जीवन में गति का विशेष महत्व है। तो आज की क्लास में हम गति एवं गति के प्रकार के विषय में जानेंगे। गति और गति के प्रकार का अध्ययन हम भौतिक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। बच्चों, गति क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि गति करती हुई वस्तु किसी एक क्षण पर किसी दूसरे स्थान पर होती है और गति करने के बाद वो वस्तु दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो हम यह कह सकते हैं बच्चों कि गति करती हुई वस्तु किसी एक क्षण पर किसी एक स्थान पर होती है और अगले ही क्षण पर वह किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। किस प्रकार से चली जाती है? जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास की वस्तुओं की स्थिति के सापेक्ष बदलती है। आप यहां देखेंगे कि अभी ये कार इस पेड़ के पास थी, तो इस पेड़ के सापेक्ष इस कार की गति में परिवर्तन आया और गति करने के पश्चात ये कार दूसरे पेड़ के पास पहुंच गई। तो यानी इस कार ने क्या किया? एक गति की और गति के माध्यम से उसने अपनी स्थिति में भी क्या किया? परिवर्तन किया। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि किसी भी वस्तु की स्थिति आसपास की वस्तुओं की स्थिति के सापेक्ष जब बदलती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, समय के साथ यानी जैसे जैसे हमारा समय बदलता है उसी के साथ साथ वस्तु भी अपनी स्थिति बदलती रहती है, तब समय के साथ बच्चों उसकी स्थिति परिवर्तन ही क्या कहलाती है? गति कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उदाहरण के रूप में बच्चों हम जाने तो पैदल चलता हुआ मनुष्य, आप यहां देखेंगे कि पैदल चलता हुआ मनुष्य और सड़क पर चलते हुए वाहन, उड़ते हुए वायुयान और आकाश में गति करते हुए तारे, ग्रह, चंद्रमा और सूर्य, ये सभी क्या है? गति के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी गति की अवस्था में है। अब बात करते हैं बच्चों हम गति के प्रकार के विषय में। बात करते हैं हम गति के दूसरे प्रकार, जिसे कि हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यानी वह गति जो कि कैसी हो? एक वृत्ताकार पथ पर हो। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे आप यह देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यहां पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। तो इसकी गति कैसी है? एक वृत्तीय गति है। साथ ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यहां पर ये चंद्रमा है जो कि पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर। दूसरी बात करें बच्चों तो कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। ये तीनों उदाहरण में आपने देखा होगा कि इनकी गति कैसे पथ पर हो रही है? एक वृत्ताकार पथ पर हो रही है, इसलिए इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। बच्चों, अब बात करते हैं अगला प्रकार जो कि क्या है? घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, अक्ष मीन एक्सिस। आप यहां पर देखेंगे ये पेन है, इसका एक्सिस क्या है? इसका ये टिप पॉइंट। जब ये अपनी धुरी पर यानी अक्ष पर जब इस तरह से घूमेगा तो इसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। जैसे और भी उदाहरण हम लेंगे, जैसे छत के पंखे की गति।
छत पर लगा हुआ पंखा, आप अपनी क्लास में भी देखेंगे कि ये पंखा है, ये कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति। सातवीं बात करें तो बच्चों चक्की के पार्टों की गति। यहां पर ये चक्की के दो पार्ट हैं, इनकी गति क्या है? क्योंकि ये दो पार्ट किस पर घूम रहे हैं? अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, इसलिए इनकी गति कैसी कहलाएगी? घूर्णन गति। अब बात करते हैं हम किसकी? लट्टू की। इस लट्टू से तो आप बचपन में बहुत खेले होंगे। तो ये लट्टू जब आप घुमाते हैं तो कैसे घूमता है? अपनी धुरी पर, यानी अपनी एक्सिस पर घूमता है। तो इसकी गति भी क्या कहलाएगी बच्चों? घूर्णन गति। आइए अब बात करते हैं हम अगले प्रकार की बच्चों, दोलन गति। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के, माध्य स्थिति यानी बीच की स्थिति के दोनों ओर गति करती है। बीच की स्थिति, जब बीच की स्थिति के आधार पर जब वह वस्तु दोनों ओर गति करती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जब आप झूला झूलते हैं तो आपने देखा होगा कि झूला कहां पर? आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर बराबर स्पीड में क्या करता है? गति करता है। तो यहां पर यह गति जो है वो क्या है बच्चों? दोलन गति। दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो किसी स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की गति। स्प्रिंग में जो पिंड लटका है, कोई भी हम स्प्रिंग में कोई भी वस्तु या कोई ठोस पिंड हम लटका देते हैं तो वह पिंड भी अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। साथ ही बच्चों दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। पेंडुलम आप यहां देख रहे हैं, ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो बच्चों आपने जाना दोलन गति क्या होती है, साथ ही उसके उदाहरण के विषय में जाना। आइए बात करते हैं हम गति के अगले प्रकार की। बात करते हैं हम आवर्ती गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति जब कोई पिंड अपने निश्चित समय अंतराल के पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जब अपनी गति की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। अपनी गति को बार बार क्या करता है? दोहराता है। जैसे आपने घड़ी में देखा होगा, घड़ी में जब एक बार 12 बज जाते हैं तो घड़ी की सुई लगातार क्या करती है? घूमती रहती है। 12 अपना पूरा एक चक्कर लगाती है। उसके बाद जब अगला समय बजेगा, यानी जब 1 बजेगा, तो घड़ी की सुइयां उसी प्रकार से वही चक्कर अपना पूरा एक लगाएंगी। तो यहां पर क्या है? एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, यानी कितने मिनट की दूरी तय की? 60 मिनट की दूरी तय करने के पश्चात वह अपने उसी मार्ग पर फिर से वो क्या कर रही है? घूम रही है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति कहेंगे। तो यहां हम ये भी कहेंगे बच्चों कि जब कोई पिंड अपने निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है, तो उसमें होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, आप यहां पर देख रहे हैं, ये क्या है? सरल लोलक है और इसकी गति को हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति। साथ ही ये बालक आप यहां पर जो देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है, तो इसकी गति भी क्या है? एक आवर्ती गति है। अभी आपने जाना कि दोलन गति क्या होती है। दोलन गति बच्चों, सभी दोलन गति आवर्ती गति कहलाती है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं कहलाती। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए कि सभी दोलन गति आवर्ती गति होती है, बट सभी आवर्ती गतियां दोलन गति नहीं होती। हम प्रक्षेप गति कैसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही साफ स्पष्ट है, जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह पिंड या वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करने लगती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी अपना एक गुरुत्वीय बल लगाती है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो बच्चों, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह वस्तु अपने
परवलयाकार पथ पर गति करने लगती है। तो बच्चों, परवलयाकार पथ में इस होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब ये किस प्रकार से होती है? आपने देखा होगा, जब खिलाड़ी गेंद को फेंकता है तो वो गेंद जो है बच्चों, वो एक परवलयाकार पथ में गति करती हुई किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति। साथ ही दूसरा उदाहरण है बच्चों, बंदूक से छोड़ी हुई गोली की गति। ये भी क्या है? प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। अब बच्चों, जब अभी आपने गति के विषय में जाना, जब कोई भी वस्तु गतिमान होती है, यानी जब वो गति की अवस्था में होती है, तो क्या करती है? एक दूरी तय करती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो आखिर दूरी किसे कहते हैं? आइए इस विषय में भी जानते हैं कि अभी हमने गति के विषय में जाना, अब बारी किसकी है? दूरी की। तो बच्चों, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। यहां पर आप देखेंगे ये दो बिंदु हैं, ए और बी। जब कोई भी वस्तु या कोई पिंड जब ए से बी तक जाएगा तो वो एक क्या तय करेगा? एक निश्चित दूरी तय करेगा। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। यहां पर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहां पर ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इसको हमने नाम दिया ए, बी और सी। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? हमारा डेस्टिनेशन ये है कि हमको सी बिंदु पर पहुंचना है। जब आप अपने घर से स्कूल आते हैं तो एक निश्चित दूरी तय करके आते हैं, आपको कई गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो उसी तरीके से बच्चों, पहले हम सी पर पहुंचने के लिए पहले ए से बी पर जाएंगे, बी के बाद फिर हम सी पर जाएंगे। तो यहां पर हम मानते हैं कि ए से बी की दूरी कितनी है? 2 मीटर। और बी से सी की दूरी भी कितनी है? चलिए 2.5 मीटर मान लेते हैं। तो इसकी कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी कितनी हुई? 4.5 मीटर। तो ये थी बच्चों दूरी। अब बात करते हैं हम विस्थापन की। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हम ए से सी तक पहुंचते हैं तो ए से पहले बी पर जाते हैं, फिर बी से सी पर पहुंचते हैं। तो ए से सी तक पहुंचने तक हमने एक निश्चित दूरी तय की है। वो कितनी दूरी तय की? 4.5 मीटर। अब बच्चों, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन या समझ लीजिए कि मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस से मतलब, अगर हमें भाई ए से सी तक ही तो जाना है, ए से सी तक ही तो जाना है, तो जरूरी है कि हम बी तक जाएं। हम ए से डायरेक्ट सी पर भी जा सकते हैं। भाई भौतिकी विज्ञान व्यवहारवाद को नहीं मानता, मानवता को बिल्कुल भी नहीं मानता। किसको मानता है? केवल सिद्धांत को मानता है कि भाई भौतिकी ये कहती है कि हम इतना लंबा रास्ता क्यों तय करें, हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे और डायरेक्टली हम किस पर पहुंचेंगे? सी पर पहुंचेंगे। आपने देखा होगा, वायुयान जब उड़ता है तो एक अपने डिस्प्लेसमेंट दूरी तय करता है। डिस्प्लेसमेंट मीन विस्थापन की दूरी तय करता है। विस्थापन के माध्यम से ही वो क्या करता है? गति करता है। आपने देखा होगा, जब ट्रेन गति करती है तो घुमावदार पथ से होती हुई कभी पुल और बहुत सारे रास्तों को काटती हुई वो आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो एक दूरी तय करती है। वायुयान क्या है? एक विस्थापन मीन्स एक शॉर्ट डिस्टेंस के साथ गति करता है। तो यहां पर ये क्या है? विस्थापन है। दूरी के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। समझ लीजिए, दूरी के लिए डायरेक्शन मीन्स दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए दूरी को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। दूरी जो है क्या है? एक अदिश राशि है। और विस्थापन को एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, इसीलिए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो हम विस्थापन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई
समझ में आ गया होगा। मीन्स ऐसी दूरी जो कि बिल्कुल न्यूनतम दूरी तय की गई हो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अच्छा, दूरी का मान, जैसा कि आपने अभी देखा, दूरी और विस्थापन में क्या चीज सबसे ज्यादा बड़ी होती है, दूरी। तो दूरी का मान विस्थापन से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी दूरी का मान विस्थापन के मान के बराबर होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई दूरी है और ये क्या है, विस्थापन, मीन्स डिस्प्लेसमेंट। दूरी विस्थापन से कैसी होती है, सदैव बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी ये जो साइन है, यहां इस बड़े साइन के नीचे हमने जो एक रेखा की है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि दूरी जो है विस्थापन के मान के बराबर होती है। मीन कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं होता जो कि हम और उसे हम शॉर्ट कर लें। मीन जाने का रास्ता केवल एक ही हो, कोई शॉर्टकट ना हो, तब दूरी का मान विस्थापन के मान के कैसे होगा, बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई। विस्थापन का मान बच्चों शून्य भी होता है। वो किस कंडीशन में होता है, आइए बात करते हैं हम किस तरीके से, कि हम ए से बी पर पहुंचे, ठीक, बी पर जाने के बाद फिर से हमने भाई रिटर्न मारा और रिटर्न होके हम किस पर पहुंच गए, ए पर। यानी जब कोई वस्तु अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के पश्चात जब वापस लौटती है तो विस्थापन का मान क्या हो जाता है, विस्थापन का मान शून्य हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। जब वस्तु वापस अपने उस गंतव्य स्थल पर जाने के पश्चात जहां से वह गई थी और उसी स्थान पर जब वो पुनः वापस लौट आती है तो उसका मान कैसा हो जाता है, शून्य। अरे भाई, जब आपको यही वापस आना था तो फिर आप बी तक गए क्यों थे। भौतिकी क्या कहती है, भौतिकी ये कहती है कि जब आपको यहीं पर आना था तो फिर आप यहां पर गए क्यों, आपको तो यहीं वापस आना था। तो उस कंडीशन में बच्चों विस्थापन का मान कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरे कब और शून्य होगा, यहां पर ये आप ये मान लीजिए सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस मीन्स इसकी परिधि, हम मान लेते हैं कि इसकी परिधि है 1 किलोमीटर, और इस बिंदु से इसने दूरी तय की, चलना प्रारंभ किया, और चलना प्रारंभ करने के पश्चात यह पिंड यहां फिर से इसी वृत्तीय मार्ग पर होता हुआ पुनः उसी स्थान पर आ गया जहां से कि उसने चलना प्रारंभ किया था। उस कंडीशन में भी हमारा विस्थापन का मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यानी वृत्तीय पथ पर पूरा एक चक्कर लगाने पर विस्थापन का मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। और तीसरी कंडीशन, जब विस्थापन का मान कब शून्य होता है, जब वस्तु हमारी कैसी होती है, विराम अवस्था में होती है, तब भी विस्थापन का मान कैसा होगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि विस्थापन का मान दूरी के मान के बराबर कैसे होता है और विस्थापन का मान शून्य किस प्रकार से होता है। बच्चों अब बात करते हैं चाल किसे कहते हैं, मीन्स स्पीड किसे कहते हैं। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल का बच्चों यदि हम एसआई पद्धति में मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या, सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों आपने जाना कि चाल किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है और साथ ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे।
आपने मोटरसाइकिल में बच्चों एक मीटर लगा हुआ देखा होगा, सबने देखा होगा। एक मोटरसाइकिल में एक मीटर लगा होता है जिस पर क्या लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है। नहीं देखा है तो आप देखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, चाल मापी। उस मीटर को क्या कहते हैं, चाल मापी, या हम स्पीडोमीटर भी कहते हैं। इसके साथ साथ एक और मीटर भी लगा होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को क्या करता है, नापता है। स्पीडोमीटर क्या करता है बच्चों, ये वाहन की चाल को नापता है कि वाहन हमारी कितनी स्पीड से चल रहा है। और एक जो अन्य मीटर लगा होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, पथगामी यानी ओडोमीटर, ये क्या करता है बच्चों, ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने गति एवं गति के प्रकार के विषय में जाना। अगली वीडियो में हम आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता सिंह जनपद एटा से मिशन शिक्षण संवाद टीम की तरफ से आप सभी बच्चों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।